इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का जो फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सारे के सारे वीडियो छोटा छोटा रहेगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा बोरिंग ना लगे, लेकिन सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एडवांस जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स है वो सारे आपको क्लियर होगा धीरे धीरे। ठीक है, अब पूरा सीरीज में बने बने रहिए। ठीक है, इससे आपको सिर्फ स्कूल लेवल का एग्जाम ही नहीं, इससे आपको बोर्ड में भी फायदा होगा और उसके साथ साथ ओलंपियाड लेवल में भी फायदा होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ही आप लोगों को एक कहानी सुना देता हूँ। कहानी नहीं, ये सबको पता है कि न्यूटन जो थे कभी एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ के कुछ कर रहे थे। तो क्या हुआ कि एक दिन उनके पास एक एप्पल आके गिरा ऊपर से। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि एप्पल क्यों गिरा भाई। तो वो उनके ऊपर उसके ऊपर रिसर्च किया। तो जब रिसर्च किया तो पता चला कि दुनिया के हर कोने में या यूनिवर्स के हर कोने में एक एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी हम लोग इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं, यूनिवर्स के किसी भी कोने में, सिर्फ दुनिया में ही ये अप्लाई नहीं होता है, पूरा यूनिवर्स में अप्लाई होता है। ठीक है, तो कहीं भी दो मैटर दो मैटर हम लोग रख दिए, ये एक मैटर हो गया, ये एक दूसरा मैटर हो गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब मैटर जब है तो इसके पास रहेगा मास, तो इसका मास हो गया m1 और इसका मास हो गया m2। तो न्यूटन रिसर्च करके क्या पाए कि जब भी दो ऑब्जेक्ट रहेगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ एक एट्रैक्टिव फोर्स से खींचेगा। ए बी को अपने तरफ खींचेगा F1 फोर्स से और बी ए को अपने तरफ खींचेगा F2 फोर्स से। मतलब दोनों को अपने तरफ खींचेगा। ऐसा नहीं कि ए सिर्फ बी को खींच रहा है और बी सिर्फ ए को खींच रहा है। ए भी बी को खींचेगा और बी भी ए को खींचेगा। ठीक है, अगर क्लास में सपोज दो लड़का है, ठीक है, ये एक और ये एक, तुम और तुम्हारे दोस्त। ओके, अभी तुम तुम्हारे दोस्त को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने तरफ खींचोगे और तुम्हारे दोस्त तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने तरफ खींचेगा। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर, तब हम लोग को पता नहीं क्यों चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोगों को कोई खींच रहा है। ठीक है, या तुम बेंच के सामने खड़े हो, बेंच भी तुमको खींचेगा और तुम बेंच को खींचोगे। तुम पेन से लिख रहे हो, पेन भी तुमको खींचेगा और पेन को भी तुम खींच रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे कि हम लोगों को फील क्यों नहीं होता है, वो सब हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इस वीडियो में मेनली जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो न्यूटन ने बताया कि दो ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है कहीं पे भी, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स से खींचता है और उस अट्रैक्टिव फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका कुछ प्रॉपर्टीज है कि ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़े हैं कुछ कुछ, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं कि अगर नॉर्थ पोल या साउथ पोल आ जाए, मतलब सिमिलर पोल हो जाए, तो वहां पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, और अगर अगर ऑपोजिट पोल हो जाए तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो भी अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। ठीक है, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब दोनों ऑब्जेक्ट अगर साथ में चिपका हुआ नहीं भी है तब भी इनके ऊपर
एक दूसरे के ऊपर फोर्स अगर एग्जर्ट कर रहा है तो वो नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गया। कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स। वो फोर्स सिर्फ वो फोर्स जो फोर्स सिर्फ कांटेक्ट में जब रहता है तभी अप्लाई होता है, उसी फोर्स को हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते थे। तो इसका एग्जांपल क्या था? इसका एग्जांपल था फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अभी हम लोग इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो कुछ पॉइंट थे वो कवर किए। ये क्या होता है डेफिनेशन, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, एट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ये सब हम लोग कवर किए। अभी हम लोग देखेंगे जो प्रोपोर्शनैलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये है क्या, इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या है, और कहाँ कहाँ और अप्लाई हो सकता है, ये सब हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूले के बारे में। तो मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट ए है और ये एक ऑब्जेक्ट बी है। अब ऑब्जेक्ट है मतलब उसके पास मास होगा, तो इसके पास जो मास है मान लेते हैं m1 है, और इसके पास जो मास है मान लेते हैं m2 है। और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी प्रेजेंट है, मतलब एक दूसरे के एकदम पास नहीं, थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो दूरी है, ये हम इधर से भी इधर मतलब यहाँ से यहाँ तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कैलकुलेट करने के टाइम हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं। मतलब इस ए का सेंटर और ये जो मास बी है उसका सेंटर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो जो डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग लेंगे एज अ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओके, अभी हम लोगों को जो जो जानना था वो जान गए। अभी हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये भी बताता है कि, सुनना अच्छे से, कि मान लो ए जो मास है बी को अपने तरफ खींच रहा है इससे F1 से, और बी जो है ए को अपने तरफ खींच रहा है F2 से। तो न्यूटन ने ये भी बताया कि ये जो F1 है इक्वल टू F2 है। अब F मतलब फोर्स, फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ये जो दो फोर्स है, तुमको तो दिख रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये वेक्टोरिकली अगर हम लोग बोलेंगे तो दो दो फोर्स इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड के सिर्फ मैग्नीट्यूड मान के बात करेंगे, मतलब दोनों फोर्स का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब कितना फोर्स है, तब वो सेम सेम है। तो ऐसे तुम नहीं लिख सकते। तो तुमको कैसे लिखना होगा कि अगर हम लोग कोई भी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना चाहते हैं तो हम लोग कैसे दिखाते हैं? ये हो गया एक कंप्लीट वेक्टर, और साइड में जब ऐसे लाइन खींच देते हैं तब हो जाता है वो मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, F1 उसका जो मैग्नीट्यूड है इक्वल टू F2 उसका मैग्नीट्यूड, मतलब F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम सेम है। लेकिन अगर हम लोग वेक्टोरिकली दिखाएंगे तो क्या होगा, F1 इक्वल टू F2। लेकिन ये गलत है क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो यहाँ पे हम लोगों को एक माइनस लगाना पड़ेगा। तुम इसमें भी माइनस लगा सकते हो, इसमें भी माइनस लगा सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। F1 इक्वल टू F2 ये भी लिख सकते हो, -F1 इक्वल टू -F2, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, मैग्नीट्यूड ली, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे हम लोग क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग डेराइव करेंगे फॉर्मूला। तो फिर से अच्छे से सुनना। यहाँ पे फिर से दो मास ले लेते हैं, m1 m2। दोनों के बीच में डिस्टेंस
आर। ठीक है, अभी ये M1 M2 को F1 से खींच रहा है और M2 M1 को F2 से खींच रहा है। और हमको ये भी पता है कि F1 इक्वल टू F2 है, मतलब अगर हम लोग F1 निकालेंगे तो F2 के बारे में पता चल जाएगा और उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, और अगर F2 निकाल लेंगे तो F1 के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोई एक फोर्स के बारे में पता लगाते हैं, ये फोर्स कितना है, तो हम लोग उससे दूसरा फोर्स पता कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने बताया कोई भी एक फोर्स ले लो, F1 ले लो या F2 ले लो, मैं यहाँ पे F1 ही लेता हूँ। तो ये जो F1 फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मासेस मतलब ये जो एक मास है और ये जो दूसरा मास है, इन लोगों का जो मास है, इनका प्रोडक्ट, मतलब M1 इंटू M2, and inversely proportional to the square of the distance between them. Square of the distance between them. Okay, तो ये जो दो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी पाए, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो क्या हो जाएगा, F1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जब हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तब आता है कांस्टेंट, के से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे के नहीं होगा, यहाँ पे होगा जी। और यहाँ पे जी का वैल्यू 1 नहीं होगा, जी का कुछ वैल्यू आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हटाने से क्या, सॉरी, प्रोपोर्शनलिटी हटाने से क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो क्या हो जाएगा, जी M1 M2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जो जी आया, इस जी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और याद रखना, ये बड़ा जी है, कैपिटल वाला जी है। ठीक है, कैपिटल, स्मॉल जी नहीं है। स्मॉल जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नेक्स्ट वीडियो में मतलब अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू है वो हम लोग निकाल लिए। क्या होता है, फोर्स इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। और दूसरी बात, F1 इक्वल टू F2, मतलब F1 का जो वैल्यू है वही F2 का वैल्यू है, और वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, G M1 M2 बाई स्क्वायर। तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर तुमको F1 का वैल्यू भी निकालना है तो वही सेम है, और F2 का अगर निकालना है तो वो भी सेम ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये हो गया हम लोगों का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसके रिलेटेड जो फार्मूला है वही। अब एक दो पॉइंट हम लोग को और डिस्कशन करना है, वो है कि व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, देखो कुछ नहीं है, बस बोलने के लिए है। यहाँ पे जब हम लोग फोर्स को देख रहे थे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M1 इंटू M2 आ रहा था, और इनवर्सली इनवर्सली मतलब 1 बाय आर स्क्वायर, 1/स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इनवर्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, इनवर्स स्क्वायर। तो इसके वजह से हम लोग बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला आता है फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर फॉर्मूला, और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ सिर्फ ग्रेविटेशन में ही काम नहीं आता है। अगर तुम दो पोल के बीच में, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो मैग्नेट्स रखा हुआ है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में अगर तुमको मैग्नेटिक फोर्स ढूंढना है, वहां पे भी वही इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। अगर दो चार्ज रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स होता है,
मैग्नेटिक केस में भी एट्रैक्टिव रिपल्सिव बोथ के लिए इन्वर्स लॉ स्क्वायर लॉ फार्मूला अप्लाई होता है और इसके लिए भी अप्लाई होता है। यहाँ पे जो फोर्स का जो फार्मूला आता है, फोर्स ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच बिटवीन जो फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव जो भी हो सकता है, वो इक्वल टू आता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 मतलब पॉजिटिव चार्ज में जो पॉजिटिव चार्ज है उसका कितना चार्ज है, मतलब हो सकता है एक से ज़्यादा हो सकता है, 2 3 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव का कितना चार्ज है वो हम लोगों को लिखना होता है, ठीक है। तो ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो है भाई, सेम वजह से ये भी डिराइव होता है। तो मैग्नेटिक के केस में भी, इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में भी और ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में भी सारे के सारे जगह इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।